डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। जैसे इससे पहले वाला क्लास किए थे तो वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव था जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था वो दिया रहता था, और कांस्टेंट भी मैथमेटिकली इनइक्वालिटी के टर्म में लिखा होता था। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम को खुद से आपको पढ़ना होगा, वहाँ से कांस्टेंट भी खुद से लिखना होगा, और ऑब्जेक्टिव जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो भी ध्यान से समझना पड़ेगा, और तब सवाल को बनाना होगा। तो इसलिए इस सवाल में मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, एक सवाल आपको पक्का से मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे तीन टाइप का प्रॉब्लम है बेसिकली। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बोलता है, फिर एक डाइट, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये तीन तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हम लोग तीनों देख लेते हैं एक एक करके, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से। तो एक क्वेश्चन हम लिखे हैं आपके लिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रू। दो टाइप का स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है, स्क्रू ए और स्क्रू बी। ठीक है, उसका नाम है। ऑल द स्क्रूज हैव टू पास थ्रू अ थ्रेडिंग मशीन। जैसे आप कोई भी स्क्रू अगर बना रहे हैं तो उसको थ्रेडिंग मशीन से पास कराना है और एक स्लॉटिंग मशीन से पास कराना है। दोनों से प्रोसेसिंग हो जाएगा तो स्क्रू बन के तैयार हो जाएगा। जो भी रॉ मटेरियल है उसका आप थ्रेडिंग किए, फिर स्लॉटिंग किए। ठीक है, जितने देर किए उसके हिसाब से स्क्रू ए बनेगा या स्क्रू बी बनेगा, ऐसा आगे इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है कि बॉक्स ऑफ टाइप, एक बॉक्स टाइप ए का बनाने में requires 2 minutes on the threading machine and 3 minutes on the slotting machine। ठीक है, 2 मिनट थ्रेडिंग मशीन के पास आपको रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करना होगा, और 3 मिनट स्लॉटिंग मशीन के पास। तो रॉ मटेरियल को दो तरह के मशीन से गुजरना होता है तो टाइप ए स्क्रू बनता है। अगर आप उसको 2 मिनट प्रोसेसिंग करेंगे थ्रेडिंग मशीन में और 3 मिनट प्रोसेसिंग करेंगे स्लॉटिंग मशीन में, तो स्क्रू टाइप ए का बन जाएगा। ठीक है, अब बॉक्स, इतने देर में एक स्क्रू नहीं बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। अब उसमें सर्टेन नंबर्स ऑफ स्क्रू मान लीजिए फिक्स किया हुआ है कि एक बॉक्स ऑफ स्क्रू ए बन जाएगा। A box of type B screw requires 8 minutes of threading on the threading machine and 2 minutes on the slotting machine। अगर 8 मिनट का थ्रेडिंग कर देंगे और 2 मिनट का स्लॉटिंग कर देंगे तो टाइप बी स्क्रू का बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। इन अ वीक ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स। चाहे स्लॉटिंग मशीन हो चाहे थ्रेडिंग मशीन हो, वो अवेलेबल है आपके पास। आप उसको मान लीजिए लाए हैं कितने घंटे के लिए, 60 आवर्स के लिए, एक वीक में अवेलेबल है वो। एक वीक में 60 आवर्स आपको मिलता है के लिए वो मशीन दोनों मिलता है। ऑन सेलिंग दिस स्क्रू द कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 ऑन टाइप ए। ठीक है, and ₹170 per box on type B। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग से फॉर्मुलेट कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, गिवन दैट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लास्ट लाइन को पकड़िए। ठीक है, अब है कि भाई कितना कितना आप बॉक्स स्क्रू ए और स्क्रू बी का बनाएंगे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि लेट द number of boxes of type A screw manufactured be X, and let the number of boxes of type B screw manufactures be Y। तो मान लीजिए कि आप X स्क्रू बनाते हैं, टाइप एक्स बॉक्सेस ऑफ टाइप ए बनाते हैं और वाई बॉक्सेस ऑफ टाइप बी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम टैबुलेट कर देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं। तो अगर मान लीजिए इधर लिख रहे हैं बॉक्स ऐसे बना रहे हैं,
क्या क्या आ सकता है? मान लीजिए टाइप ए एक्स बॉक्सेस, टाइप बी वाई बॉक्सेस आप बना रहे हैं, एक्स बॉक्स बना रहे हैं और एक्स बॉक्सेस वाई बॉक्सेस, ठीक है। तो टाइम वाला कितना लगेगा उसको इधर लिखते हैं, टाइम, सेकेंड लाइन पढ़िए, अ बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू रिक्वायर्स 2 मिनट ऑफ थ्रेडिंग। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग, फॉर थ्रेडिंग, फिर और क्या हो सकता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्लॉटिंग, दो चीज है। और एक बात और है कि मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स इन अ वीक, तो इन अ वीक पे ही कैलकुलेशन करना है। तो आप बताइए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग टाइप ए का कितना दिख रहा है, 2 मिनट एक बॉक्स के लिए, तो ये है 2 मिनट में है ये, ठीक है। और स्लॉटिंग का 3 मिनट, तो 3 मिनट लिख दीजिए। फिर टाइप बी का अ बॉक्स ऑफ, एक स्क्रू नहीं, बॉक्स ऑफ स्क्रू ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट थ्रेडिंग। तो यहाँ पे मत लिखिए इसको, इसका 2 मिनट थ्रेडिंग का हो गया और 3 मिनट स्लॉटिंग का हो गया। इसका 8 मिनट टाइप बी का थ्रेडिंग का हो गया और 8 मिनट और 2 मिनट स्लॉटिंग का हो गया, तो यहाँ हो गया 2 मिनट, ऐसे लिख दीजिए। और प्रॉफिट भी ये दिया है, ठीक है। मशीन कितने देर अवेलेबल है उसका भी नहीं लिखे कहीं, 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो मशीन अवेलेबल है वो क्या है, ये मिनट में दिया है और वो आवर्स में, तो 3600 मिनट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप कितना बनाए हैं, एक्स बॉक्सेस और उसका वाई बॉक्सेस। प्रॉफिट इस पे कितना होता है, ऑन सेलिंग दीज स्क्रू द कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 100 पर बॉक्स ऑफ टाइप ए, तो ये 100 रुपीज 100 पर बॉक्स, पर बॉक्स, और ये है रुपीज 170 पर बॉक्स, ठीक है। और जो मैक्सिमम टाइम है उसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। कितना बॉक्सेस बनाए हैं आप, एक्स बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड वाई बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। किसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। ये आप सवाल समझ चुके हैं, ये ऐसे हो गया। अब उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन कैसा है, चाहे थ्रेडिंग करना हो तो भी 60 × 60 मिनट वो भी अवेलेबल है, और स्लॉटिंग करना हो तो भी 60 घंटे के लिए अवेलेबल है पर वीक, पर वीक, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को मिटाने जा रहे हैं, ये वाले पार्ट को आगे लिखते तो अच्छा लगता, ठीक है। प्रॉफिट का भी बात लिख दिए, तो अब कांस्टेंट लिखना है, तो ये सब मिटाए, अब कांस्टेंट लिख रहे हैं। आप टाइप ए का कितना बॉक्स बनाए हैं, एक्स, और टाइप बी का वाई बॉक्सेस बनाए। तो पहला कांस्टेंट देखिए, एक 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 बॉक्स को
थ्रेडिंग पे डालते हैं 2 मिनट, तो एक्स बॉक्सेस के लिए कितना होगा, कितना टाइम लगेगा? थ्रेडिंग का बात कर, किसका बात कर रहे हैं? थ्रेडिंग। तो 2x, और वो 8 मिनट लेता है वाई बॉक्सेस बनाए हैं, तो 8y। मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है वो क्या है? 3600। तो टाइम अगर बचे तो बचा लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मशीन जितना देर के लिए अवेलेबल है आप फुल यूज करें, अगर कम में भी काम होगा तो होगा, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू। फिर चलिए स्लॉटिंग पे, अब किसका बात करें थ्रेडिंग के बाद? स्लॉटिंग। ये थ्रेडिंग का हो गया, अब स्लॉटिंग का बात करें तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू, उसी तरीके से 3600 हो गया। प्रॉफिट, ठीक है, x नंबर है, मान लीजिए x क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए जो आप बना रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा? क्या बोल सकते हैं x के बारे में? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी बोल सकते हैं आप। तो जो जो बोल सकते हैं वो सारा कांस्टेंट का ध्यान रखना है। अच्छा, z हो गया प्रॉफिट। तो अगर आप x बॉक्सेस बनाए हैं टाइप ए का, तो एक बॉक्स पे 100 रुपया का प्रॉफिट होता है, तो ये क्या होगा? 100x। और उधर से प्रॉफिट कितना होगा? 170y। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो कांस्टेंट आप अपने से लिखे, मशीन 3600 मिनट के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर कम में ही प्रॉफिट अगर अच्छा हो जाए तो आप उसी के लिए जाएंगे ना। तो ये क्या है? या तो ये लेस देन, इतना देर हम यूज करेंगे या इससे कम यूज करेंगे, इतना देर यूज करेंगे या इससे कम यूज करेंगे, और इसको क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो अब ये टुकड़ा भी मिटा दे रहे हैं और इसको सॉल्व करना है जैसे पहले सॉल्व किए थे। फॉर्मुलेट कर दिए, और प्रॉफिट के लिए अगर जाएंगे सॉल्व करने के लिए तो आपको कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। जैसे पहला ही देख रहे हैं आप, तो आ रहा है 2x प्लस 8y 3600। तो x और y तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए स्टेप 1, तो इक्वल टू करके ग्राफ बनाते हैं, 8y इज इक्वल्स टू 3600। यहाँ क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3600। यही दो लाइन है। तो ये दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये बात है। तो अगर हम पहले को थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, पहला को अगर हम दूसरे को ही 4 से इंटू कर दें, अगर इसको 4 से इंटू कर दे तो 4 3 या 12x प्लस 8y, 4 से गुना किए, 6 4 या 24, 4 3 या 12 प्लस 2 14। अगर इसको घटा रहे 4 से इंटू कर दिए इसको और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 12y माइनस 10x, ये कट गया, 8y इसको घटाइए, 0 0 8 6 14, 3 माइनस 3 0 1। तो x का वैल्यू आ रहा है माइनस 1080, ऐसा आ रहा है। ठीक है, और x इंटरसेप्ट आप देखेंगे तो वो कैसा आएगा? अच्छा, x इतना आ गया, पहले y बता दीजिए। तो y का वैल्यू अगर निकालिएगा, किसी से निकाल लीजिए, इससे या इससे, तो 8y यहाँ पे दिख रहा है, 8y इज इक्वल्स टू 3600 माइनस 2x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2x पहला, तो ये हो गया 3600 माइनस माइनस प्लस 0 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2160, बार बार 360 हो जा रहा है,
ये कितना है 3600 प्लस, तो ये आ रहा है y इज इक्वल्स टू 0675 बाई 8, तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है -1080,720, तो देखिए डाटा बड़ा है तो स्केलिंग करना होगा। आगे ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सा इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी देख लीजिए, ठीक है। तो वो यहीं देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 3600, एक्स बाई 1800 प्लस वाई बाई 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा का देख रहे हैं तो ठीक है, तो दूसरा का भी देख रहे हैं, जल्दी से बनाएंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3600, तो एक्स बाई 1200 वाई बाई 1800 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप जब ग्राफ को बनाइएगा तो 1800 तो 100 करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे चला, तो भी अगर 200 भी बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। तो एक्स इंटरसेप्ट इसका 1800 दिख रहा है, तो कहीं अगर 1800 मानते हैं, इसका 1200, तो ये है 1 मिनट, एक्स इंटरसेप्ट है 1800, तो अगर 1 मिनट के लिए इसको 1800 कॉमा 0 बोले, इधर होगा कहीं मान लिए 1200 कॉमा 0, ठीक है। ये है 450, 0,450, तो 0,450 और एक आया 1800, 0,1800, ये लिख लिए। तो एक किसको जोड़ा है 1800 और 450, तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। तो एक आ गया ये वाला, ऐसा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अच्छा से बनाइएगा, मेरे से अच्छा बनाइएगा, आपका ड्राइंग अच्छा है। दूसरा है 1200 और 1800, 1200 और 1800, ऐसा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ध्यान से देखिए। एक है 1200 और 1800, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेक करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको चेक करना होगा। ये क्या है 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 3600, ये थोड़ा सा चेक कर दे रहे हैं। वो तो इंटरसेप्ट से बनाए इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला देख दे रहे हैं। 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 3600, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3600, आप इसको 4 से गुना किए तो 12x 8y, 6 4 या 24, 4 3 या 12 प्लस 2 14, ठीक है। तो यहाँ भी साइन घटेगा ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ भी साइन घटाएंगे तो ये माइनस, तो ये प्लस, ये आ गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। 3600 माइनस 2 गुना 1080 ना, तो ये हो जाएगा 2160, इसको घटा लीजिए। 0 6 प्लस 4 10 होता है, 10 माइनस 6 4 हो गया, ये हो गया 5 माइनस 1 4, ये ऐसा आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 8 जा 64,
ठीक है, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं ये क्या बन गया, 1080 प्लस कॉमा 180, तो इसका नाम है 1080 कॉमा 180। ये तो अगर हम पहले में 00 डाल रहे हैं तो पास, तो यानी लाइन का नाम लिख दीजिए। पहला लाइन क्या है, 1800 450, तो ये है 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 3600। इसका नाम है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3600। तो अगर दोनों में 00 डाल रहे हैं तो ऑरिजिन साइड का बात हो रहा है, तो इससे इधर और इससे भी इधर, तो फिजिबल रीजन क्या, अगर इसमें भी 00 डाल रहे हैं तो पास, इसमें भी 00 डाल रहे हैं तो पास, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन से ऑरिजिन वाले साइड, इस लाइन से ऑरिजिन वाले साइड, इससे इधर, इससे इधर, तो कॉर्नर पॉइंट कौन हुआ, 1 2 3 4, फिजिबल रीजन ये हुआ। ठीक है, तो बाकी सारा चीज मिटा के हम लोग चलते हैं फिजिबल रीजन के पास, ये कॉर्नर पॉइंट्स के पास। इसको मिटाए, चलिए एक टेबल बनाइए किसका, कॉर्नर पॉइंट और z। तो यहाँ है कॉर्नर पॉइंट, यहाँ z है 100x प्लस 170y, इसको पे ध्यान देना है, मैक्सिमाइज। तो कॉर्नर पॉइंट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक आ रहा है 0 450, दूसरा आ रहा है 0 0, तीसरा आ रहा है 1200 कॉमा 0, और एक आ रहा है 1080 कॉमा 180। तो कैलकुलेशन कराएगा, कर लीजिए, सब लिख चुके हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं। देखिए 100x 0,450, तो 170 को 450 से गुना करना होगा, तो 7 5 जा 35, 5 और 28 और 5 33 और 3 36, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 00, तो ये आ रहा है 76500। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 7 5 जा 35, 5 और 28 33, 33 और 3 36, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। ठीक है, 00 पे 0, 1200, ये होगा 12, 2 0 और 2 0 इसका, मतलब ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 76,000। चलिए आगे चलिए, 1080, तो 1080 पे 2 0, 100 के चलते, और 17 गुना 18, 8 7 जा 56, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 1 1 जा 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे क्या है, दोनों पे एक एक जीरो है, तो डबल जीरो यहाँ, तो ये आ रहा है, एक बार ठीक से इसको और देख लीजिए, 30,600 आ रहा है। एक बार इसको और देख रहे हैं, 1080, नहीं ये अभी बचा हुआ है, ये जुड़ेगा ना, देखिए 1080 गुना 100, तो 1080 पे 2 जीरो दे दिए। ठीक है, और 70 गुना 180, तो ये आ रहा है 30,600। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, 6 8 3, 1,38,600, कुछ ऐसा आ रहा है। जोड़ घटाओ आप चेक कर सकते हैं, वो आप पे है।
तो मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, क्लोज्ड फिगर है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड रहेगा तो भी लास्ट क्लास में बताए हैं। तो आप लिखिएगा प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम इफ वी मैन्युफैक्चर if we manufactured if we manufactures 1080 boxes of type A and 180 boxes of type B under given constants, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज, 1,38,600। ये हो गया पूरा काम। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, स्केल यूज़ करेंगे, ग्राफ शीट थोड़ा सा यूज़ करेंगे, स्केलिंग प्रॉपर कर पाएंगे। तो अब जैसे स्लॉटिंग आप बोलिएगा कि सर 1200 कैसे करते, 1800 कैसे करते, तो हम जान रहे थे कि सब कुछ पॉजिटिव में ही है, तो ये 200 का स्लॉट ले लेते, 200, 400, 600 या 500 का ले लेते, 500, 500, 500, 1000, 1500, 2000 हो जाता है। थोड़ा दूर दूर में 500 का स्लॉटिंग कर लेते। इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया का नक्शा आप बना लेते हैं ना एक पन्ना में। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, स्केलिंग। वैसे का अगर करेंगे तो आपका काम हो गया। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे करके फिर दूसरा, हाँ हम लोग के पास दूसरा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सवाल को पढ़िए पेशेंसली। देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस पी एंड द अदर एट प्लेस क्यू। फ्रॉम दीज लोकेशन a certain commodity is to be delivered to each of the three depots। मतलब 3 जगहों पे मटेरियल को आपको भेजना है। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और डिपोट कहाँ पे है, प्लेस ए, प्लेस बी, प्लेस सी पे 3 डिपो है। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपोट्स आर 5,5 एंड 4 यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। कोई कॉमोडिटी का 5 यूनिट चाहिए डिपो ए को, डिपो बी को भी 5 यूनिट चाहिए और डिपो सी को 4 यूनिट चाहिए। while the production capacity of the factory at P and Q are respectively, P कितना यूनिट कर सकता है प्रोडक्शन, कितना यूनिट कर रहा है प्रोडक्शन, 8 यूनिट, और Q कितना कर रहा है, 6 यूनिट। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट दिया हुआ है। अगर P अगर A को 1 यूनिट भेजता है तो 160 रुपया खर्चा आता है, B को भेजने पे 100 रुपया पर यूनिट खर्चा आता है, ठीक है। और P से आप डिपो सी पे जाइएगा, 1 यूनिट पहुंचाइएगा तो उस पर 150 रुपया खर्चा है। उसी तरीके से Q प्लेस से अगर डिपो ए पे 1 यूनिट भेजिएगा तो 100 रुपया खर्चा आएगा। डिपो बी में भेजिएगा Q का मटेरियल 1 यूनिट तो 120 रुपया खर्चा आएगा। फिर Q प्लेस से डिपो सी पे भेजिएगा तो 100 रुपया पर यूनिट खर्चा आएगा। कॉस्ट इन रुपीज ये दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है। तो ये सब दे दिया। तो आपको फाइनली क्या करना होगा, इसमें एक लाइन और क्या बोलेगा वो, एक लाइन और लिखे इसमें, हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो सवाल बड़ा दिखाई देगा, उसको पेशेंसली 2 बार पढ़ना है। एक बार और आपके लिए पढ़ रहे हैं। देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड एट पी। तो थोड़ा सा अगर डायग्राम में बनाते चलें जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है पी, ठीक है, और मटेरियल किसको भेजना है, ए बी सी को।
तो वो भी बना दिए, ए बी और सी, 3 डिपो को मटेरियल जाना है। और एक और एबीसी को कौन मटेरियल भेजेगा? क्यू भेजेगा, फैक्ट्री क्यू भेजेगा। तो एक को उधर बना दिए, तो एक को इधर बना देते हैं ताकि इधर से भी एरो डायग्राम बना पाए। तो पी मैन्युफैक्चर किया, इस डिपो के पास कुछ भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, ठीक है। उसी तरीके से क्यू मैन्युफैक्चर किया, वो ए को दिया कुछ यूनिट, बी को दिया कुछ यूनिट, सी को दिया कुछ यूनिट। तो अब कुछ यूनिट बोलने से तो नहीं होगा, तो आपको एज्यूम करना होगा। तो पहले आगे कैपेसिटी देख लीजिए, पी कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। पी कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करता है, पढ़िए। There are two factories located, one at place P and the other at place Q. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots situated at A, B and C. The weekly requirement of the depot are respectively 554 unit. तो इसको 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, इसको भी 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इसको 4 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो यानी 5, 5, 10, 4, 14 यूनिट ऑफ कमोडिटी, while the production capacity of the factory at P and Q are respectively 8 and 6. तो इसका कैपेसिटी है 8 यूनिट का और इसका 6 यूनिट का। तो जितना डिपो में रिक्वायर्ड है और जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दोनों सेम है, 5, 5, 10, 4, 14, 8 और 6, 14, ठीक है। अब कैसे हम भेजे, कहाँ से कितना अमाउंट भेजे, कितना यूनिट भेजे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। यानी एक बात तो तय हो गया कि 8 और 6 14 यूनिट है, यहाँ 5, 5, 10 और 4, 14 यूनिट का डिपो में रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग टोटल इसका जो भी मटेरियल सप्लाई होगा वो ए बी सी को अगर दे देंगे तो डिपो का भी काम हो गया और कंपनी का भी सारा माल जगह पे पहुंच गया जहां जाना था उसको। तो टोटल अमाउंट जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा वो तो 8 यूनिट होगा, लेकिन ए को कितना भेजेंगे, बी को कितना भेजेंगे, सी को कितना भेजेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ट, है कि नहीं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट हम लोग दो ही वेरिएबल यूज करते हैं, तो पी का या क्यू का, लेट फैक्ट्री पी ट्रांसपोर्ट एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटी, x unit of commodity to A and y unit of commodity to B, डिपो B। तो इसको अगर कहीं से भी शुरू किए, अगर हम इसको x ले लिए और इसको y, टोटल भेज ही देना है, तो ये x और वो y, तो टोटल ये कितना बना रहा है 8। तो ये सी को कितना भेजेगा 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ताकि टोटल ये 8 को भेज दिया। अब इसका रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट का, ये एक्स यूनिट इससे ले लिया है, तो इससे कितना यूनिट लेगा बोलिए। तो ये लेगा, एक्स यूनिट ले चुका है, 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो इससे ये लेगा 5 माइनस एक्स यूनिट ऑफ कमोडिटी। आगे बढ़े, इसका है 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट, इससे y ले लिया, तो ये कितना लेगा 5 माइनस वाई, क्योंकि टोटल मटेरियल तो सप्लाई ही हो जाना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डिपो का रिक्वायरमेंट है, जितना कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान में रखते हुए कि इसे मंगवाएं कि उससे मंगवाएं, कितना मंगवाएं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो। अब टोटल ये 6 यूनिट मैन्युफैक्चर किया था, तो इसके पास जो बचा होगा वो इसको दे देगा, ठीक है। तो इसका आप बोलेगा इसका 4 यूनिट रिक्वायरमेंट है, क्या है 4 यूनिट रिक्वायरमेंट है, तो इधर से कितना लिया है 8 माइनस एक्स माइनस वाई, और
ये कितना इधर से लिखिए, या तो इससे घटा के लिखिए, या इस यहाँ पे 6 यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसको इसको इतना दे दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस इसको कितना दिया 5 माइनस एक्स, इसको कितना दिया 5 माइनस वाई, तो ये क्या आ रहा है 6 माइनस, देखिए 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और बात देख लेते हैं कि इसको 4 यूनिट का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो 4 यूनिट का अगर रिक्वायरमेंट था तो इसको 4 यूनिट का रिक्वायरमेंट था, ये इधर से आ जाता 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो इससे कितना लेता तो 4 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से लिखे तो भी, और ये 4 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, इधर से 8 माइनस एक्स माइनस वाई ले लिया, तो 4 में से अगर इसको भी घटाते तो यही आता। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि इससे क्यों लिख रहे हैं उससे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल मटेरियल जितना फैक्ट्री बना रहा है वो डिपो को तो भेजना है, लेकिन कौन सा फैक्ट्री किस डिपो को कितना देगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज होगा। तो ये हो गया चार्ट। अब चार्ट में आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बात है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर हम जेड बोल दें, क्या बोल दें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड, तो वो कितना आ रहा है तो 160 रुपया पर यूनिट है। ठीक है, 160 रुपया एक यूनिट को भेजने में लगता है पी को डिपो ए में, तो वो कितना यूनिट भेजा है एक्स यूनिट भेजा है, तो कितना खर्चा हो गया होगा उसका 160 एक्स, पहले पी का खर्चा निकाल लेते हैं, फिर वाई यूनिट भेजा 100 रुपया पर यूनिट बी पे लगता है, तो ये 100 वाई प्लस 150 गुना ये 5 यूनिट को इधर लिख देते हैं, ये इसका भी 5 यूनिट को अंदर लिख दिए ताकि ये स्पेस यूज कर पाए, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट निकाल दिए फैक्ट्री पी से ट्रांसपोर्ट होने का, प्लस क्यू से हम निकाल रहे हैं, तो क्यू अगर डिपो ए में भेजेगा तो 100 कितना यूनिट भेजा है 5 माइनस एक्स, तो 100 गुना 5 माइनस एक्स प्लस 120 गुना 5 माइनस वाई प्लस 100 गुना कितना भेजा वो x प्लस वाई माइनस 4, तो इसको क्या करना है मिनिमाइज। तो देख लीजिए 160 100 160 100 150 x y x यूनिट y यूनिट 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट सबको जोड़ दिए, फिर 100 120 100 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस 4 लिख दिए। तो इसको आप कंप्लीट कैलकुलेशन करके z जो आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट z को क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है इट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अगर कोई भी फैक्ट्री को प्रॉफिट कमाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना होगा मिनिमाइज करना होगा, और वो लिखा हुआ भी साफ साफ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। तो ये फ्लो चार्ट को ध्यान से समझिए। ठीक है, और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो अब कांस्टेंट नहीं लिखाया तो कांस्टेंट लिखने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम x का वैल्यू आपसे पूछे कि आप फैक्ट्री P से डिपो A में x यूनिट दिए हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर कोई सामान का यूनिट है x यूनिट है नंबर्स है जो आप फैक्ट्री P से डिपो A को दिए हैं तो x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर y क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए हैं 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट,
तो कोई नेगेटिव में यूनिट लिख के ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ से यही भेजना है, वापस नहीं मंगवाना है। तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो आपके पास 6 कांस्टेंट आ गया है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक और -4 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ, और आपको किस बात को अचीव करना है कि ये जो टोटल आ रहा है इट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। तो चलिए क्वेश्चन मिटा देते हैं और कांस्टेंट लिख देते हैं। तो कांस्टेंट है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट जो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -4 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और z का नेट वैल्यू निकाल ले रहे हैं ताकि ये भी फिर मिटा पाए, है ना। तो कितना आ रहा है देखिए, x वाला सारा जोड़िए तो 160 यहाँ दिख रहा है, यहाँ -150 तो 10 हो गया, है ना। 10 -100 तो -90 हो जाएगा। 160 देखिएगा, प्लस वाला पहले लिख ले रहे हैं। 160, ठीक है, यहाँ से आ रहा है -150, यहाँ से आ रहा है -100, -100, ये वाला है आपके पास, फिर 100x। ठीक है, तो कितना बार x आया है? 4 बार। 160 प्लस में -150 यहाँ लिखे, -100 यहाँ लिखा हुआ है, फिर 100। तो इसको जोड़िएगा तो ये तो कट ही गया, ये क्या हो गया? 10x। तो x का नेट वैल्यू हो गया 10x। y का देखिए, 100 प्लस में यहाँ -150, फिर y का वैल्यू -120, ठीक है, और यहाँ y का वैल्यू +100, तो ये हो गया -270, और ये हो गया +200, तो -70y। आप कांस्टेंट पे चलिए, कांस्टेंट आ रहा है 15 गुना 8 120, मतलब 1200, प्लस में फिर 500, फिर 600, और -400, -400। तो 6 5 11, 11 और 2 13, 2300, 2300 में से 400 हटा दीजिए, ठीक है, तो 1900 हो जाएगा, तो +1900। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको क्या करना है? मिनिमाइज। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है।
तो आपके पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और 8 माइनस एक्स क्या आया, ग्राफ बनाने जाएंगे तो इक्वल टू करके ग्राफ बनाते हैं, 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक ये आ रहा है, x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इतना ग्राफ आ रहा है। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चले। एक बोरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ बनाइए, तो ये तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 अगर लेंगे, ये कहाँ पे काटेगा, बना देते हैं, ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा है, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 3, तो ये जो है कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5। अच्छा एक लाइन और है, वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो उसको ही बना लीजिए, पैरेलल, इसके पैरेलल है। ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये x इज इक्वल टू 5, अब y इज इक्वल टू 5, ये है y इज इक्वल टू 5, हो गया, सारा ग्राफ हो गया। तो अब कांस्टेंट के पास चलते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रहना तो कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ 0 0 डाल रहे हैं, तो यानी ये इधर से इधर का बात कर रहा है, ये किधर का बात कर रहा है, ऑरिजिन साइड का बात कर रहा है। अगर इसमें 0 0 डाल रहे हैं तो फेल हो रहा है, मतलब इससे इस लाइन से इधर का बात हो रहा है, ठीक है, नॉन ऑरिजिन साइड का बात हो रहा है, 0 0 डाल रहे हैं तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 0 डाल रहे हैं तो 0 वाई की जगह पे 0 डाल रहे हैं तो पास, तो जो y इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से इधर रहने का बात हो रहा है, और x इज इक्वल टू 5 वाले इसमें अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो भी पास, यानी ये इधर रहने का बात कर रहा है। तो कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, पहले ये बता दीजिए, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन इधर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है, इससे इधर, इससे इधर, ऐसे नीचे, इससे इधर और इससे उधर, तो ये ऐसा सेट हो रहा है। क्लोज फिगर आ गया, अच्छा बात है। अनक्लोज अगर क्लोज नहीं होगा तो भी आपको बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही इसके। तो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है 0,4 0,5, ये पॉइंट निकालना होगा, ये है 4,0, ये है 5,0, ये पॉइंट निकालना होगा। तो ये लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 5, और ये लाइन का नाम है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू 5 डाले तो y 3, तो 5,3 इस पॉइंट का नाम निकालना है। y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 3 होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो हमारे पास क्लोज फिगर आ गया है। ये सब हटा दें और किसका बात करें, कॉर्नर पॉइंट्स का। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और z इज इक्वल टू 10x माइनस 70y प्लस 1900, इट हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो कॉर्नर पॉइंट मिला है 0,5, 0,4, 4,0, 5,0 और मिला एक, दो और मिला है 5,3 और मिला है 3,5, इतना। तो अगर यहाँ 0 डाले और यहाँ 5 डाले, ठीक है, तो 7 5 या 35, तो 1900 है, इससे माइनस 350, तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 1550 आ रहा है। आराम से लिखिएगा, घबराइएगा नहीं। 4, ठीक है, 0,4, तो 1900 में से 7 4 या 28, इतना ही आ रहा है। 0, 8 2 10, 8 में से 2 गया 6, ये आ रहा है 1620 रुपये का खर्चा। 4, तो 40, 4 से अगर इसको गुना करें तो 40, यहाँ 0 डाले, ये हो गया 1940। 5, 50, ये हो गया 1950। अब 5 यहाँ डाले तो पॉजिटिव वाला जोड़ के आ रहा है 1950, ठीक है, और 3 यहाँ डाले तो माइनस 210, तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, तो ये आ रहा है 1740 रुपये का खर्चा। 3 5, तो ये 30, तो 1930 और 5, तो ये 350 घटा दिया, तो 0, 8 और 5 13, 8 में से 3 गया तो 5, ये आ रहा है 1580। इस वैल्यू को थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला 1550 आ रहा है। कैसे? अगर 0 और 5 डालेंगे तो 1900 माइनस 7 गुना 5, 350 हो जाएगा ना, तो 0 5 6, 8 में से 3 गया 5, तो ये 1550 आ रहा है। ठीक है, बाकी चेक कर लिए, बाकी सारा वैल्यूज भी चेक कर लिए। तो एक बार कॉर्नर पॉइंट निकालना है तो मिनिमाइज करना है ना, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है, यही वाला, ये क्या है, मिनिमम। तो आपसे पूछा कि ये मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और एक बार वो चार्ट को देख लीजिए, कौन कहाँ पे कितना भेज रहा है, देखिए। और इस चार्ट से लिख देंगे हम लोग। तो सवाल को एक बार और पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो डायग्राम था, क्वेश्चन को पढ़े, फिर से लिखे। पी कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है, 8 यूनिट। इसको कितना दिया था, x, इसको दिया था y, यही एज्यूम किए थे। तो इसके पास कितना आया था, 8 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर ये दिया था इसको
इसका यूनिट है 5 यूनिट रिक्वायर्ड है, ये 5 माइनस एक्स दिया था, इसको कितना दिया था, तो 5 माइनस वाई दिया था, क्योंकि 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, वाई उसके पास उधर से आया है। और इसको कितना दिया, तो ये आया था 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई, तो ये हुआ था -4 प्लस एक्स प्लस वाई यूनिट, इतना यूनिट। तो आपको इस चार्ट को कंप्लीट कर देना होगा। एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹1550, ठीक है। जब x का वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 5, तो आप सोचिए PA को कोई भी मटेरियल नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट को कंप्लीट कर दीजिए कि कौन कितना भेज रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0। y का वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 का 5 यूनिट ये भेज दिया, और 8 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, तो 8 माइनस 5, तो यानी 3 यूनिट ये इसको भेज रहा है। PA को कोई भी यूनिट कमोडिटी का नहीं दे रहा है। अब ये अगर 0 यूनिट, तो ये कितना, x का वैल्यू 0 है, तो 5 यूनिट कौन दिया उसको, तो 6 यूनिट में से 5 यूनिट ये A को ही दे दिया है। उसी समय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हुआ है। तो यहाँ से आगे बढ़े तो y का वैल्यू 5 है, तो ये B को एक भी यूनिट नहीं दिया। B को कितना यूनिट कमोडिटी दिया, 0। ये 6 यूनिट प्रोड्यूस किया था, 5 यूनिट इसको दे दिया, तो ये कितना यूनिट बचा, 1 यूनिट। यहाँ ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स दे विल ट्रांसपोर्ट टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह का बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनेगा। इसी तरीके से आप टेबल बना के कॉन्स्टेंट्स खुद से लिखना है ना, तो आप डाइट प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 3 तरह का प्रॉब्लम जरूर कर लीजिएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा डाइट प्रॉब्लम, ठीक है। आप जैसे हम लोग टेबल बना के किए उसी तरीके से हो सकता है, तो नाम है बस, बाकी काम तो जो आपको 2 क्वेश्चन में दिखाए वैसे ही आगे चलना है। हाँ, पेशेंसली सवाल को जितना भी खासकर एनसीईआरटी में दिया है वो सब बोर्ड के लिए आपको 6 नंबर देगा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ खुद से इनइक्वालिटीज भी लिखना पड़ रहा है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वहाँ पे 2 बात बताए हैं पहले क्लास में कि भाई कभी क्लोज फिगर भी बनता है, कभी ओपन फिगर भी बनता है, तो भी कॉर्नर पे ही जाना है। और लास्ट में 2 लाइन ऐड किए हैं मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के हिसाब से। एक और लाइन का ग्राफ बना के देखना है कि वो फिजिकल रीजन में अगर जा रहा है, अगर अनबाउंडेड है और वो फिजिकल रीजन में वो लाइन लास्ट वाला जा रहा है, कौन सा लाइन, जो z का अगर मिनिमाइज करना है तो z इज लेस देन, z इज, मान लीजिए मिनिमम वैल्यू 100 आ गया, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, तो वो वाला ग्राफ अगर फिजिकल रीजन में इक्वल टू करके जब बना रहे हैं अगर घुस जाएगा तो फिर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं संभव होगा। ये बात फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार वीडियो और, ठीक है। तो अनबाउंडेड को भी डील करना आना चाहिए, बाउंडेड को भी डील करना आना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम, 3 तरह का सवाल यहाँ पे है, सब बनाइए, बनेगा। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 12th का बात तो कंप्लीट हो गया, 12th का बात हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसलिए एक बार फिर से आपको बोलते हैं फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और बाकी डाउट सूट्स होगा तो उसको देखा जाएगा, बार बार वीडियो को देखिए। और क्या कीजिए, जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, चाहे इंटीग्रल का हो, डिफरेंशियल का हो, उसको एक से ज़्यादा बार बनाना है। और जो भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको तो एक तरह से रट ही लेना है, क्योंकि वो आपको रेडीमेड नंबर देगा। और सोचिएगा कि वहीं सोच के बनाएंगे तो फिर टाइम लैप्स होगा, और फिर लास्ट में आप कहिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 80 आ गया, 85 आ गया, 2 गलती कर दिए। तो गलती नहीं हो इसलिए क्या करना है कि जितना भी सवाल एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसको 2 बार 3 बार बना लीजिए, जैसे आप 10th में किए थे, तो बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा। हाँ, और जेईई मेन के लिए जो जो आप स्टडी मटेरियल असाइनमेंट आपको मिल रहा है उसको करते रहिए,
टाइम भले टफ हो, मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा, इसका वारंटी गारंटी सब है। ठीक है, तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक और जोड़ना है, वो आपके 11th का बचा हुआ, 12th के लिए यही हो गया फाइनल, जितना बात बोलना था 12th का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।